हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। लास्ट क्लास में आप लोगों ने नेशनल इनकम के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ऑब्वियसली कर लिए होंगे। इसी तरीके से डेली बेसिस पे क्लास एक एक यूनिट का एमसीक्यू मैं कराने वाला हूं। आज हम लोग मनी बैंकिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मनी और बैंकिंग दोनों को मिला के उसे कवर करेंगे। मैं बिफोर एग्जाम क्लास और एक सीरीज लेके आऊंगा जिसके अंदर क्लास वन शॉट के अंदर क्लास कई कई चैप्टर्स के एमसीक्यू कवर करूंगा, क्योंकि एमसीक्यू 20 मार्क्स का आता है और आप इसे मिस नहीं कर सकते। जो भी आपके डाउट, जो भी कमेंट, जो भी दिक्कत है क्लास को प्लीज कमेंट में लिख दो, क्योंकि क्लास में उसे वर्क कर रहा हूँ। ये लास्ट टाइम में बहुत मेहनत हम सब कर रहे हैं मिलके, तो प्लीज यार सपोर्ट करो, चैनल को क्लास सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। तो आज आते ही देखते हैं 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं मनी एंड बैंकिंग में से। सबसे पहला, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स, बोथ ए एंड बी और गवर्नमेंट। देखो यार, मनी सप्लाई की बात करें तो मनी सप्लाई के बारे में क्या पढ़ा आपने? ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, वो पब्लिक के पास जो पैसा है। तो मनी सप्लाई के अंदर क्लास करने वाले दो एजेंसीज हैं। देखो, प्रिंट आरबीआई करता है, जो एक तरीके से जो प्रिंटिंग का काम है ना, नोट की छपाई का काम है, वो आरबीआई करता है। और सप्लाई के थ्रू जो मदद करता है वो कमर्शियल बैंक करता है। तो मेन सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई के अंदर ये दोनों आएगा, ए और बी, यानी कि बोथ सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन, मनी सप्लाई इज डैश कॉन्सेप्ट। अभी बताया क्लास आपको मैंने, मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि जो स्टॉक ऑफ मनी पब्लिक के पास है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, सो मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है? ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, राइट। थर्ड, देर इज डैश रिलेशनशिप बिटवीन द रिजर्व रेशियो एंड मनी क्रिएशन। आपको पता है क्लास, डिपॉजिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो इनटू 100। इससे पता चलता है कि अगर आप 1000 रुपये बैंक में जमा करते हो तो बैंक उसका 1000 का कितना बना देता है। यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो पे ही डिपेंड होगा कि आपका पैसा कितना गुना बनेगा, इकोनॉमी में मनी का कितना गुना सप्लाई बढ़ जाएगा अगर आरबीआई है, अगर एलआरआर कितना है। तो कहने का मतलब ये इनवर्स रिलेशनशिप है। क्यों? 1 अपॉन एलआरआर है। अगर मैं बोलूँ 1 अपॉन 20%, तो ये कितना हो गया? 5 टाइम। 1 अपॉन 50% कितना हो गया? 2 टाइम। तो जैसे जैसे एलआरआर बढ़ रहा है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर कम हो रहा है। तो यानी कि ऐसा रिलेशनशिप है, देयर इज अ डैश रिलेशनशिप, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रिजर्व रेशियो एंड मनी क्रिएशन। कैसा रिलेशनशिप है क्लास? बी, इनवर्स रिलेशनशिप। फोर्थ ऑप्शन, स्टेटमेंट वन, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। क्लास ऐसा नहीं है, बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है। यानी कि क्लास मुथूट फिनेंस हो गया, मनप्पुरम गोल्ड लोन हो गया, ठीक है, डीएचएफएल होम लोन हो गया। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्लास मतलब कि जो कि बैंक का काम नहीं करते, एग्जैक्टली जो बैंक काम करता है वो काम नहीं करते, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं क्लास, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो एडवर्सली अफेक्टेड द कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगा, सीआरआर अगर इंक्रीज हो जाता है, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाता है, तो बैंक्स की लोन देने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा रिजर्व आप बढ़ाओगे लोन उतना ही कम देगा बैंक। अभी तो हमने पढ़ा था डिपॉजिट मल्टीप्लायर 1 अपॉन एलआरआर। अगर आरबीआई कहेगा कि ज़्यादा ज़्यादा रिजर्व इकट्ठा करो तो वो लोन बैंक कम दे पाएगी ना, सारा पैसा बचा के रखना पड़ेगा। 100 रुपये मान लो आप किसी ने जमा किए, आप अगर बोलोगे 20 बचा लो तो 80 लोन, अगर 30 बचा लो 70 लोन। तो जितना ज़्यादा क्लास ये बढ़ेगा रिजर्व रेशियो, उतना ही कमर्शियल बैंकिंग की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। बोथ स्टेटमेंट 2 नहीं, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स नहीं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू नहीं, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड 1 इज फॉल्स। दूसरा सही है, पहला गलत है। डी ऑप्शन करेक्ट है। हु रेगुलेट मनी सप्लाई? मनी सप्लाई को रेगुलेट कौन करता है? तो मनी सप्लाई को रेगुलेट करने वाली एजेंसी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्लास मनी सप्लाई को इकोनॉमी में रेगुलेट करेगा। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट कौन सा है ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ क्लास। आरबीआई का एक्ट कौन सा है? आरबीआई एक्ट जो है वो कौन सा है? आप सारे बच्चे क्लास कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और दूसरा सवाल है, 14 मेजर बैंक को नेशनलाइज कब किया गया था? 14 बैंकों को नेशनलाइज्ड कब किया गया था, ये भी मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको पता है, जिनको नहीं पता जाके चेक कर लो और क्लास कंफर्म कर लो कि हाँ तुमको पता है कि नहीं। मैक्रो में नहीं कह सकता, इंडियन में जरूर ये है, सिलेबस के अंदर ही है। हु रेगुलेट मनी सप्लाई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि क्लास आरबीआई, बी ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट मनी सप्लाई।
मनी सप्लाई रेफर्स टू, होता है क्या है मनी सप्लाई? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओवर अ पीरियड, पीरियड की बात होती नहीं इसमें। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बात नहीं होती, ना ही कमर्शियल बैंकों की बात होती है, सिर्फ इसके अंदर बात होती है आम जनता के पास कितना पैसा है, वो भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसके अंदर क्लास हम लोग सरकार का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा इंक्लूड नहीं करते, राइट? ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, दिस बैंक ऑपरेट इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट एनी प्रॉफिट। हर कंट्री का, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है क्लास मनी बैंकिंग के अंदर, हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है ना, वो जिस मोटिव के लिए काम करता है वो है सोशल वेलफेयर, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेके आना। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग का नहीं है। सो कौन सा बैंक है जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदाउट एनी। उसमें क्लास किसी और बैंक का नाम मत लेना, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही आएगा। इफ द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक इज 10,000 करोड़, टोटल डिपॉजिट है ये, क्या है क्लास? टोटल डिपॉजिट्स, ये टोटल डिपॉजिट है 10,000 करोड़ एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इज 40%, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो जो है आपको दे रखा है कितना? 40%। देन द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट विल बी, तो जो इनिशियल डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट वो कितना होगा? क्वेश्चन कहता है इनिशियल डिपॉजिट विल बी, द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट विल बी। तो आपने जो शुरू में पैसा आपने दिया है वो आपने क्लास कितना दिया है? तो मेरी बात ध्यान समझना, 10,000 आ गया आपका टोटल डिपॉजिट, LRR आ गया 40%, इनिशियल डिपॉजिट आपको पूछा है। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/LRR इंटू 100। तो ये क्लास कितना आएगा? 2.5 टाइम्स, यानी कि जो भी आप पैसा जमा करोगे अगर LRR 40% है तो वो 2.5 गुना बन जाएगा। तो जो भी आपका इनिशियल डिपॉजिट होगा उसका 2.5 गुना बनने के बाद आपको टोटल डिपॉजिट दे रखा है 40,000। तो पूछा आपको इनिशियल डिपॉजिट कितना होगा? तो 40,000 है डिवाइड बाई 2.5, पॉइंट हटा दो, 1 0 लगा दो, 4 लाख को 25 से डिवाइड दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 लाख को 25 से डिवाइड दो, आपका आंसर आ जाएगा 4 लाख डिवाइड बाई 25, 16,000। यानी आपने 16,000 रुपये जमा किया होगा, 2.5 गुना उसका बन गया, 16,000 का 2.5 गुना कितना? 40,000 रुपये। ठीक है, 1/40 इंटू 100 ये करना था आपको। तो पहले आपने मल्टीप्लायर निकाला कि आपका मल्टीप्लायर कितना है, इसमें टोटल डिपॉजिट पूछा है, इनिशियल डिपॉजिट पूछा है, टोटल डिपॉजिट दिया है। कभी आपको ऐसा हो सकता है कि मल्टीप्लायर पूछ ले, कभी ऐसा हो सकता है कि इनिशियल डिपॉजिट है 50,000 और जो टोटल डिपॉजिट है वो हो गया क्लास आपका 5 लाख, है ना? तो आप मुझे बताओ कि LRR कितना है? कमेंट सेक्शन में क्लास प्लीज आंसर दो, सारे बच्चे देखने किसको पता है। इनिशियल डिपॉजिट शुरू में लगाया 50,000, हो गया क्लास 5 लाख एंड में, ये टोटल डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर आपने इनिशियल डिपॉजिट 50 लगाया, लास्ट में 5 लाख हो गया, तो LRR का कितना परसेंट होगा? आपको परसेंटेज ऑफ LRR निकालना है। तो खैर यहाँ तो आपको 16,000 आएगा, 16,000 ऑप्शन में है नहीं कहीं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी। इफ टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज 10,000, टोटल डिपॉजिट, अच्छा 40 ले लिया गलती से ना, ये 10 है, ये 40 नहीं है, ये 10,000 है। तो 10,000 डिवाइड बाई 2.5 इट्स 4,000, तो ये 16 नहीं आएगा, 4,000 आएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। कितना आएगा? 4,000। ओके, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इफ इनिशियल डिपॉजिट 500 करोड़ देन LRR इज 10। अच्छा, मनी मल्टीप्लायर पूछ रहा है, तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/LRR इंटू 100। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 10 टाइम्स। 1/LRR इंटू 100 10 टाइम्स। तो सी ऑप्शन कितना आ गया आपका? 10। तो ये आंसर आया क्लास आपका 10 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। कौन सा इसमें से सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है? तो सबसे पहला है बैंकिंग फैसिलिटीज टू गवर्नमेंट। आपने गवर्नमेंट को जो बैंकिंग फैसिलिटीज दी है, बैंकिंग फैसिलिटीज टू द गवर्नमेंट, सरकार को आपने जो बैंकिंग फैसिलिटी दी है, तो यार ये तो करता है ना, सेंट्रल बैंक काम करता है। बैंकिंग फैसिलिटी पब्लिक, पब्लिक को बैंकिंग फैसिलिटी नहीं देता RBI का, पब्लिक का रिलेशन सेंट्रल बैंक के साथ है ही नहीं, पब्लिक का रिलेशन है कमर्शियल बैंक के साथ। ठीक है, अगला है क्लास लेंडिंग टू द गवर्नमेंट, सरकार को क्लास लेंडिंग टू द गवर्नमेंट, सरकार को उधार देती है, ये भी करेक्ट है। लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को भी उधार देती है क्लास, ये भी करेक्ट है। 11 क्वेश्चन, विच बैंक कंट्रोल द बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। वो कौन सा बैंक है जो कंट्रोल करता है क्लास बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? क्लास कंट्रोल करता है बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियसली क्लास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, मॉनेटरी सिस्टम कंट्रोल करता है, RBI को सलाह देता है। इट इज़ अ सुपरवाइजरी बैंक, है ना, ये कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। RBI हर कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भंडार भी अपने पास रखता है, ये आपको पता होना चाहिए।
12th question. Supply of money refers to quantity of money. Supply of money refers to quantity of money as on 31st March during a specific period of time as on any point of date during fiscal year. तो बताओ class, supply of money refers to quantity of money held by public at a particular point of time. So C option correct है, क्योंकि money supply ही हमारे syllabus के अंदर है. इसके अलावा थोड़ा बहुत आप फंक्शंस ऑफ मनी भी देख लेना है ना, और इसके अलावा बार्टर सिस्टम का डीमेरिट आता बहुत कम है, बट आप देख के चले जाना. और बार्टर सिस्टम के डीमेरिट में क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मेरे को याद आ गया, बता देता हूँ. बार्टर सिस्टम के डीमेरिट में क्लास अकाउंटिंग तभी पॉसिबल हो पाई जब क्लास बार्टर सिस्टम कौन सी डीमेरिट थी क्लास? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और यूनिट ऑफ वैल्यू, जो यूनिट ऑफ वैल्यू है ना फंक्शन, अगर वो नहीं होता ना यूनिट ऑफ वैल्यू, तो क्लास आज अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं होती. और फ्यूचर डिलीवरी के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए, लोन वगैरह के लिए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. तो ये सब ध्यान रखना, इसके फीचर्स है, मतलब कि फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर आएगा. 13. दिस फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व बाइंग एंड सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम और टू द पब्लिक. बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटी क्या होता है क्लास, किसे कहते हैं उसको? बाइंग. ओपन मार्केट ऑपरेशन. सी ऑप्शन करेक्ट है. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आता जो है वो क्लास आपका क्वालिटेटिव के अंदर आता है. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है थ्रू अ पॉलिसी. उस पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी. उसके अंदर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स दोनों इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. क्वांटिटेटिव के अंदर बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन और रिवर्स रेपो रेट. और क्वालिटेटिव के अंदर आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुएजन, क्रेडिट रेशनिंग. वही क्रेडिट रेशनिंग जो है वो सिलेक्टिव कंट्रोल है. ओके. 14. Which item is not included in M1? Interbank deposits, other deposit with RBI, currency and coins with public, net demand deposit with commercial bank. तो ये तीनों चीज आती है क्लास. कौन सा नहीं आता? वो जो नहीं आता है वो क्लास ऑप्शन नंबर ए है. एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक के पास पड़ा हुआ है उसको M1 के अंदर, मनी सप्लाई 1 के अंदर काउंट नहीं करते. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. 15. Which of the following agency is responsible for issuing ₹1 नोट? 1 रुपए का जो करेंसी है, एक का सिक्का, एक का नोट, कौन एजेंसी इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, नीति आयोग. सही आंसर है क्लास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि सी ऑप्शन. बेटा एक का सिक्का, एक का कॉइन जो इशू करती है वो कॉइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग क्लास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है. और क्लास एक लिमिट होता है. 1 रुपए का जो सिक्का होता है ना उसको लिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहते हैं, क्योंकि क्लास एक के सिक्के आप 1000 रुपए तक ही दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते. अभी तो ना कि गाड़ी खरीदने गए और क्लास पूरा ट्रक भर के चिल्लर उठा के ले गए, दुकानदार को दे दिया, भैया शोरूम वाले को, ले तू गिन ले. मना नहीं कर सकता, नोट लेने से कोई मना नहीं कर सकता, करेंसी इशूइंग अथॉरिटी है, आरबीआई ने परमिशन दे रखा है, ऐसा नहीं. तो कॉइन्स के लिए क्लास एक कॉइनेज एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्लास एक लिमिट है, आप 1000 रुपए तक ही एक के सिक्के दे सकते हो, इसलिए इसे लिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहते हैं. और बाकी जितने भी नोट होते हैं उनको कहते हैं लीगल टेंडर मनी. 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर अब नहीं है, जो पुराने वाले 500 1000 है, क्योंकि उसे सरकार ने बंद कर दिया था नवंबर में. ओके. चलो, तो सारे के सारे क्वेश्चन हो गए. आई होप क्लास ये 15 क्वेश्चंस बहुत आसानी से हमने 10-12 मिनट के अंदर कर लिया होगा और आपको अच्छे समझ भी आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मैं और क्या हेल्प कर सकता हूँ. 1 शॉट हमारा ऑलरेडी डन है, आप बोलोगे मैं फिर से करा दूंगा. जो भी आपकी डिमांड है मुझे कॉमेंट में बता दो क्लास. लेकिन मेरी एक डिमांड है आपसे, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील कराना जब रिजल्ट आएगा आपका. इसके लिए आप काम करो. समय अभी है, समय निकल जाएगा 1 हफ्ते बाद तो कुछ नहीं कर पाओगे. ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.